brought to you by Infinix। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। आज एक नहीं दो खबरें हैं और दोनों में बात होगी प्रेशर की। एक प्रेशर देश के भीतर बनाया जा रहा है। देखा जा रहा है कि जो संविधान निर्माता लिख गए उसका कहां तक मखौल बनाया जा सकता है। जिस चीज को सरकार कहते हैं उसके इकबाल की परीक्षा कहां तक ली जा सकती है। मुद्दा वही, रामनवमी के जुलूस के बाद भड़की हिंसा। जो लोग इस खेल के पीछे हैं वो देख रहे हैं कि कौन सी हदों को इस साल लांघ दिया जा सकता है और कौन सी हदें अगले साल के लिए छोड़नी है। इनका हाल लिया जाएगा दिन की बड़ी खबर के पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में हम उस प्रेशर टैक्टिक्स की बात करेंगे जो हमारा पड़ोसी देश अपना रहा है। चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों के चीनी नाम रख दिए हैं। ये क्या मामला है, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं बंगाल और बिहार का। 3 अप्रैल को हम बंगाल और बिहार की बात कर चुके हैं। हमने सवाल भी पूछा था कि 30 मार्च 2023 को रामनवमी के दिन शुरू हुई हिंसा आखिर रुक क्यों नहीं रही। आज 24 घंटे बाद भी सवाल वही है, क्योंकि हिंसा रुकी नहीं है। आप ये वीडियो देखिए। टूटी गाड़ियों और चारों ओर सड़क पर पड़े ईंट पत्थर, आपको अंदाजा हो जाएगा हालात कितने खराब हैं। बीती रात रिसड़ा में फिर से उपद्रव हुआ। उपद्रवियों के निशाने पर रिसड़ा रेलवे स्टेशन था। स्टेशन के बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो दंगाइयों ने पथराव शुरू कर दिया। जवाब में सुरक्षा कर्मियों ने भी पत्थर फेंके। कुछ उपद्रवी स्टेशन के अंदर भी घुस गए और नारेबाजी की। रात में हुए बलवे का असर ट्रेनों की आवाजाही पर भी पड़ा। हावड़ा बंदेल रूट की कई ट्रेनें रोक दी गई। हालात सामान्य होने के बाद दोबारा आवाजाही शुरू हुई। रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में आरपीएफ के जवानों को तैनात भी किया गया। इसके अलावा आज सुबह आरपीएफ और राज्य पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। पुलिस का दावा है कि अब हालात सामान्य हैं। अभी मौजूदा हालात स्थिति स्थिर है, नॉर्मल है। अभी आरपीएफ और हावड़ा जीआरपी एक साथ फ्लैग मार्च, रूट मार्च हम कर रहा हूँ, तो यही सिचुएशन नॉर्मल है अभी। ये किन लोगों ने किया था, कुछ ऐसा पता चला? कोई नहीं, जिन लोगों में घटना किया उसको एगेंस्ट में तो कानूनी कार्रवाई चलेगा। कोई अरेस्ट वगैरह हुआ है? अभी तक नहीं हुआ, वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फिर से इस तरह का कुछ ना हो उसके लिए कुछ आपको प्रिकॉशंस? हाँ, प्रिकॉशन हो। आरपीएफ और जीआरपी एक साथ हम फ्लैग मार्च कर रहा है। फर्दर कोई घटना नहीं होगा वो रोकने के लिए। जिस जगह पर हिंसा हुई थी वहां आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और प्रशासन से हालात का जायजा लिया। उन्होंने दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। We are all aware of the disturbing developments that have been taking place here in the past few days. This is a pernicious trend. We will never allow the forces of darkness, the birds of night, the predators on the freedom of the ordinary man to take society to ransom. We will take strict action against the wrongdoers. People of Bengal have suffered enough. No more of the suffering. हुगली जाने वालों की लिस्ट में राज्यपाल सीवी आनंद बोस का नाम इकलौता नहीं था। बीजेपी नेता भी आज हिंसा के खिलाफ धरने पर बैठना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा होने नहीं दिया। धारा 144 लगा दी और मंच हटा दिया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार समेत कई नेताओं को रास्ते में रोका गया। इस पर सुकांता ने कहा कि पुलिस और राज्य सरकार दोनों अपना नियंत्रण खो चुकी है। कुछ गुंडों ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। पुलिस बता सकती है क्यों रोका गया। हम लोग जा रहे थे, ये लोग यहाँ पे 144 इम्पोज कर रहे हैं। हम 2 सांसद जा रहे हैं, सिर्फ 144 किसी भी तरीके से वायोलेशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये लोग हमें रोक रहे हैं। तो आपका धरना मंच भी तो सुबह तोड़ दिया गया। धरना मंच तोड़ दिया गया और आप जाके देखिए उसी धरना मंच के पास दुआरे सरकार चल रहा है स्कूल में। और आज सुबह 144 लगाया गया। 144 का कारण दिखा रहा है और 144 काल रहते हुए जो तांडव चला, पुलिस हाथ में हाथ धरी बैठी रही।
दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से दोहराया कि बंगाल के बाहर से लोगों को दंगे के लिए बुलाया जा रहा है। ममता ने आरोप लगाया कि बाहर से सेंट्रल फोर्स बंगाल आई थी, यहां एक 5 स्टार होटल में ठहरी, दंगा भड़काने के बाद बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग की और फिर वापस लौट गई। ममता ने बिहार के मुंगेर से गिरफ्तार एक युवक का भी जिक्र किया, जिसका वीडियो कथित तौर पर हावड़ा के रामनवमी जुलूस में हथियार लहराते वायरल हुआ था। 160টা সেন্ট্রাল টিম পাঠিয়েছে, বাংলায় এসছে, 5 স্টার হোটেলে থেকেছে, ভালো মন্দ খেয়েছে, দাঙ্গা বাঁধিয়েছে, বিজেপির ঘরে গিয়ে মিটিং করেছে, বাড়ি ফিরে গেছে। আসলেই জিজ্ঞেস করবেন 100 দিনের টাকা কোথায় আগে দাও, তারপরে বাংলায় আসবে দাঙ্গা লাগাতে। বাংলার মানুষ দাঙ্গা ভালোবাসে না, দাঙ্গা করাটা বাংলার সংস্কৃতি নয়, দাঙ্গা আমরা করি না, মানুষ কখনো দাঙ্গা করে না। বিজেপির লোকেরা আজকে পারে না, তাই দাঙ্গা করবার জন্য বাইরের গুন্ডাদের ভাড়া করে নিয়ে আসে, এবং এটাকে আমি বলতে চাই দাঙ্গা নয়, ইটস এ ক্রিমিনাল ভায়োলেন্স। এটা হচ্ছে ক্রিমিনালদের নিয়ে ভায়োলেন্স করা। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने इस युवक के वीडियो को शेयर करते हुए जुलूस में हथियारों के प्रदर्शन का आरोप लगाया था, जिसके बाद बीजेपी ने कहा था कि यह विश्व हिंदू परिषद की रैली का नहीं है। फिलहाल हावड़ा पुलिस ने 19 साल के सुमित शॉ को मुंगेर से गिरफ्तार किया और पूछताछ जारी है। बंगाल पुलिस ने हावड़ा और हुगली हिंसा से जुड़े मामलों में 90 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 3 अप्रैल को कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को रामनवमी हिंसा से जुड़े मामलों पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार बताए हिंसा की घटनाओं को रोकने और प्रभावित इलाकों में शांति स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए। कोर्ट ने राज्य सरकार को 5 अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करने का वक्त दिया था। संबंधित सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज भी जमा करने का निर्देश दिया गया है। ये निर्देश विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी से जुड़े शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर दिया गया। शुभेंदु ने हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। बंगाल के बाद अब खबर बिहार की। बिहार के नालंदा में आज 5वें दिन भी धारा 144 लागू है और पूरे जिले में इंटरनेट सेवाएं और स्कूल कॉलेज बंद है। अब तक 15 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। पुलिस के मुताबिक रामनवमी के बाद हुई हिंसा की घटनाओं में अब तक 173 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सासाराम में भी 3 एफआईआर और 43 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जबकि नालंदा में 15 एफआईआर और 130 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि माहौल शांतिपूर्ण है, सुरक्षा बल लगातार कैंप कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पैरामिलिट्री फोर्सेस की 10 कंपनियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिहार भेजा है। नालंदा में शांति के लिए आज अलग अलग राजनीतिक दलों ने एक सद्भावना यात्रा भी निकाली। वहां पर हालात क्या हैं, इसे बता रहे हैं ग्राउंड पर मौजूद हमारे साथी रणबीर और जेरी। नालंदा ज़िले में धारा 144 लागू है। कहने को तो निषेधाज्ञा है, यानी कि कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध है, जैसे भीड़ इकट्ठा करना, जैसे अपने पर्सनल लाइसेंसी हथियार लेकर भी निकलने पर प्रतिबंध और प्रशासन की तरफ से जो और आदेश होते हैं। लेकिन धारा 144 कहने के लिए है। यहाँ पर एक तरह से अघोषित कर्फ्यू है, क्योंकि दोपहर 2 बजे के बाद दुकानें बंद होती हैं। घरों से निकलने पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और उसके बाद लोग जब घरों में बैठे होते हैं तो प्रशासन की गाड़ियाँ गुजरते हुए ये अपील करती हैं कि लोग अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि माहौल ख़राब हो सकता है और ख़राब ना हो इसके लिए लोग एहतियात बरतें। फ़िलहाल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक लोगों को ये छूट दी गई कि लोग ज़रूरत की चीज़ों को लेने के लिए जो अपने आसपास के बाज़ार हैं वहाँ जाएं और सामान की खरीदारी करें। तो देखिए लोग सब्जियाँ लेकर जा रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? जावेद अख्तर। जावेद भाई, माहौल ख़राब कुछ लोग किए और भुगत सब लोग रहे हैं। हाँ, यही तो होता है, प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। प्रशासन अगर चाहता तो ये नहीं होता, इसलिए घर में बैठना पड़ रहा है। घर में बैठे बेरोजगार आदमी सब, रोज़ कमाने खाने वाले सब ये हैं, बेबस हैं सब। रोज़ 3 दिन से सब घर के अंदर हैं। बच्चे का पढ़ाई लिखाई ख़राब हो रही है। कर्फ्यू तो है नहीं? नहीं, कर्फ्यू 144 लगी थी जी। मतलब कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया? माहौल, एक दुकान नहीं, कोई आदमी नहीं, जो भी अगर निकल रहे हैं तो उसको प्रशासन अपना टाइट किए हुए थे। बाद में तीसरे दिन जाके प्रशासन अपने हरकत में आए तो माहौल अभी ठीक है। नहीं लगता है कि कुछ लोग हरकत करते हैं, पूरा समाज, पूरा शहर भुगत? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग के हरकतों के वजह से सबको भुगतना पड़ता है। बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे हम लोग को तो देखिए, लेकिन गरीब लोगों को देखिए, रोजी रोटी सब चीज़ के लिए उनको परेशानी है। जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो ये सब जैसे नेट बंद हो जाने से फ़ोन में गूगल पे, हमारा नाम गोलू सिंह हुआ।
तो नेट बंद हो जाने से बहुत सारे लोग अभी डिजिटल पेमेंट करते हैं, नेट बंद है, डिजिटल पेमेंट नहीं हो पा रहा, जिससे उन लोगों को खरीदारी करने में भी समस्या आ रही है। तो यही सब है, जो होना था वो तो हो गया, मगर परेशानी अभी भी बरकरार है। 2-4 लोग हरकत करते हैं, पूरा शहर भुगतता है। 3 दिन से घर में बैठे हैं, इनसे भी पूछिए 3 दिन से आप लोग घर में बैठे हैं, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी डिस्टर्ब, सब कुछ खराब है, सब कुछ ठप है। नालंदा से अब पटना का रुख करते हैं। 3 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए तो बीजेपी ने हमला बोल दिया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह संदेश है कि रामनवमी पर पत्थर चलेंगे और इफ्तार होगा। नीतीश कुमार जी एक्शन में क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं बिहार शरीफ गए? आपने लोगों को शांत क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं सासाराम गए? आप जाइए, इफ्तार करिए, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या है? नीतीश जी, आपकी प्राथमिकता क्या है? नीतीश कुमार जी, नालंदा आपका क्षेत्र है ना, वो दर्द को थोड़ा सा लगा था मलहम ना, कहां है आप? और सासाराम में भी नहीं गए, बम फूट रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जाता है, लोगों को आश्वस्त करता है, तो उससे मलहम लगता है, चीजें शांत होती हैं। लेकिन ये तो कमाल की बात है। और तेजस्वी जी कहां है? वो भी गायब है। तो ये उदासीन प्रशासन है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। नीतीश बाबू, ये आप दावते इफ्तार में नहीं गए, ये इफ्तार से आपने बहुत गलत मैसेज दिया कि रामनवमी मनाने में कठिनाई होगी, ढेले चलेंगे, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, और आप दावते इफ्तार मना रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। बीजेपी नेताओं के अलावा AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोला। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी आप सासाराम में भी गड़बड़ हुई। तो ये सरासर बिहार में जो कुछ हुआ, ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वायलेंस को रोका नहीं। हुकूमत की नाकामी, और आप देखिए कि नीतीश कुमार जो है, उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए, अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। और वो आरजेडी का जो नेता है, वो कहता है कि ट्वीट कर दिया। अरे भाई, जबान से बोलो ना, कंडेम करो। तो ये पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में, उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। जेडीयू नेताओं की ओर से जवाबी प्रतिक्रिया भी आई। नीतीश कुमार जी जहां बैठे, लाल किला के नीचे बैठे, तो ये तो मैसेज साफ साफ देना है समाज के लोगों को कि नीतीश कुमार जी जिस विचारधारा के साथ चल रहे हैं, उसी विचारधारा की उपज और पनप लाल किला है। और देश में यही विचारधारा चलेगी, आपसी भाईचारे की, मोहब्बत की और लोगों के मेल जोल की, इसी को दर्शाया गया। यहाँ तक आते आते जितनी जानकारी हमने आपको दी, जितने बयान आपको सुनाए, वो एक ही तरफ इशारा करते हैं कि हालात कितने कम बदले और दंगाई दंगा कर रहे हैं। प्रशासन शांति के हवाई दावे कर रहा है और नेता कर रहे हैं तू मैं। ये प्रेशर टैक्टिक्स नहीं तो और क्या है। जितने स्टेक होल्डर हैं, नेता, पुलिस और दंगाई, यही तो देखना चाह रहे हैं कि हम कितना आगे जा सकते हैं, अपनी कहाँ तक मनवा सकते हैं। अब बिहार बंगाल तक हो आए हैं तो सिलीगुड़ी होते हुए असम और फिर अरुणाचल भी चलते हैं। सूबे की कुछ जगहों को नए नाम मिल गए हैं एक प्रोपेगेंडा के तहत। 3 अप्रैल को चीन ने नए शहरों की स्टैंडर्डाइज्ड लिस्ट जारी की, यानी शहरों के नाम बदले। ये तो होता रहता है, हमारे देश में भी ऐसा होता है। खबर क्या है? खबर यह है कि चीन ने लिस्ट में हमारे देश के हिस्से अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों का भी नाम जोड़ लिया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र है, अखबार है ग्लोबल टाइम्स। इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये नाम तिब्बती, चीनी और पिनइन लिपि में रखे गए हैं। जिन जगहों के नाम रखे गए उसमें 2 रिहायशी इलाके, 5 पहाड़ी इलाके और 2 नदियां हैं। ये चीन की एक पुरानी प्रेशर टैक्टिक है। इतना तो आप जानते ही हैं कि चीन ने तिब्बत में कब्जा कर रखा है और उसका नाम रख दिया बदलकर शिजांग। लेकिन शिजांग भर से चीन का पेट भरा नहीं। उसका कहना है कि अरुणाचल प्रदेश का 90,000 वर्ग किलोमीटर का तिब्बत का दक्षिणी इलाका है, जिसका नाम है जंगनान, और इसीलिए इस कथित जंगनान पर भी चीन का हक है उनके हिसाब से।
और यही राग अलापते हुए चीन हर कुछ दिन में अरुणाचल प्रदेश के भीतर पड़ने वाले इलाकों के नाम रख देता है। ये तीसरा मौका है जब चीन ने ये किया। 2017 में 6 जगहों के नाम रखे थे और 2021 में 15 जगहों के। ये सब जितना रैंडम लगता है उतना है नहीं। 2017 को ही लीजिए, उस साल दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश गए थे। चीन ने इस दौरे पर कड़ी आपत्ति दर्ज की थी और इसी के बाद नए नामों की पहली लिस्ट जारी की थी। चीन को दलाई लामा से जितना डर लगता है शायद ही किसी और से लगता हो, और ये कहने के पर्याप्त आधार हैं। दरअसल तिब्बती समाज में दलाई लामा दोनों तरह से प्रधान हैं, दीनी और दुनियावी, यानी धर्म और समाज दोनों पर उनके मत को महत्व मिलता है। 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत आ गए। लेकिन चीन को दलाई लामा के प्रभाव का वजन मालूम था, इसीलिए उसने एक और ओछी हरकत की। दरअसल तिब्बती बौद्ध समुदाय में दलाई लामा एक व्यक्ति न होकर एक परंपरा है और इसे 2 लोग चलाए रखते हैं, दलाई लामा और पंचेन लामा। मान्यता है कि जब एक दलाई लामा का देहांत होता है तो वो एक बच्चे के रूप में कहीं दोबारा जन्म लेते हैं। इस बच्चे की पहचान करते हैं पंचेन लामा। इसी तरह जब पंचेन लामा की मृत्यु होती है तो नए पंचेन लामा की पहचान दलाई लामा करते हैं, और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। मौजूदा यानी 14वें दलाई लामा ने मई 1995 में गेधुन चोइकी नीमा की पहचान 11वें पंचेन लामा के रूप में की। तब नीमा की उम्र 6 साल थी। और जानते हैं फिर चीन ने क्या किया? चीन ने इस 6 साल के बच्चे को अगवा कर लिया और तब से आज तक इसका कोई पता ठिकाना नहीं। चीन ने अपनी मर्जी से एक फर्जी पंचेन लामा बनाने की कोशिश की, लेकिन तिब्बतियों ने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। इस संदर्भ के साथ आप समझ सकते हैं कि दलाई लामा जब अरुणाचल गए होंगे तब चीन को कितनी मिर्ची लगी होगी। अब आइए 2021 पर। तब चीन में एक नए बॉर्डर कानून को लाने पर बात हो रही थी, और इस कानून को पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के अतिक्रमण को वैध बनाने के प्रयास के रूप में देखा गया। किसने देखा? भारत सरकार ने। 2021 के मार्च में कानून पेश किया गया। अक्टूबर में भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी आपत्ति जाहिर की। कहा था चीन एक ऐसा कानून लाने की कोशिश कर रहा है जो सीमा पर हमारी मौजूदा स्थिति को प्रभावित करेगा। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसी माहौल में नामों की दूसरी लिस्ट आई थी, इसीलिए हमने इसे शुरुआत में प्रेशर टैक्टिक्स कहा। चीन के भीतर और बाहर लोगों को एक संदेश देने की कोशिश है कि वो जगह हमारी है, हमारी भाषा में उस जगह के लिए नाम है। इस तरह एक फर्जी संस्कार पैदा किया जा रहा है ताकि आज से 20 साल बाद जब बहस हो तो चीन कह पाए कि इन जगहों को तो दशकों से अमुक नाम से बुलाया जाता है। चीनी नामों की सूची पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान ट्वीट किया जिसमें लिखा गया है, ये पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह की कोशिश की है। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। नए नामों का आविष्कार करने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। सरकार ने अपना पक्ष रख दिया, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि प्रधानमंत्री ने गलवान विवाद के बाद चीन को क्लीन चिट दे दी थी और देश प्रधानमंत्री की चुप्पी का ही खामियाजा भुगत रहा है। राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने भी इसी लहजे में मोदी सरकार की आलोचना की। ये तो सरकार और विपक्ष की बात हुई, लेकिन एक तीसरा नजरिया भी है एक्सपर्ट्स का। भारत के पास G20 की मेजबानी है, पूर्वी लद्दाख में तनाव खत्म नहीं हुआ और अब चीन ने अरुणाचल में पड़ने वाली जगहों के नाम रख दिए। तो चल क्या रहा है? देखिए, भारत और चीन के संबंध पिछले कुछ सालों से वॉलेटाइल बने हुए हैं, और खासकर गलवान के वैली में जो एपिसोड हुआ, लड़ाई हुई, उसके बाद से अभी तक नॉर्मल सी इन संबंधों में नहीं आई है। और भारत की जो विदेश मंत्री हैं, भारत के पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ओपनली इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये संबंध तब तक नॉर्मल नहीं हो सकते जब तक बॉर्डर इशू को रिजॉल्व नहीं किया जाता। और उसी के तहत अगर आप इसको आगे लें तो जो चीन कर रहा है, या जो चीन ने अभी नई लिस्ट निकाली है, ये कई सालों से कर रहा है। 2017 में पहली लिस्ट निकली थी, उसके बाद कई लिस्ट आ गई हैं जिसमें नाम बदल रहे हैं और अपने नेटिव लैंग्वेज में उन नामों को प्रस्तुत कर रहे हैं और उनको पेश कर रहे हैं। तो उसका जो मुझे लगता है कि जो बड़ा मुद्दा यही है कि क्या चीन भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने में सीरियस है? क्या चीन इस बात को समझ रहा है कि भारत में किस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है और किस तरह की प्रतिक्रिया होगी? और जो भी अभी तक एविडेंस आ रहा है उसमें ऐसा लगता है कि चीन भारत की संवेदनाओं को अभी भी नहीं समझ पाया है, और कहीं पर उसका जो ये रवैया है ये भारत और चीन संबंधों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। और इसी के तहत जो हुआ है, और तो मुझे लगता है ये होता भी रहेगा, कि इससे भारत चीन संबंधों को कोई ड्रामेटिकली इम्पैक्ट नहीं पड़ता,
लेकिन जो ऑलरेडी जो हो रहा है और जो भारत चीन संबंधों में होता रहा है, उसी की कड़ी में इसको जोड़ के देखा जाएगा। और भारत की जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस बात को, इस समस्या को फिर और इस जो ये नए नाम आए हैं, इसको उसी कड़ी में जोड़ेंगे कि जिस कड़ी में चीन ने भारत के साथ अपने संबंधों को एक दरकिनार करके अपनी जो विदेश नीति है उसको आगे ले जाने की चीन बात कर रहा है। और चीन जहां तक हमारे भारत के उसके साझा संबंधों का सवाल है, वो इससे कोई खास उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भारत में एक नेगेटिव एटीट्यूड चीन की तरफ बनता जा रहा है वो और आगे बढ़ेगा। देखिए, जहां तक जगहों के नाम रखने की बात है, ये तीसरा ऐसा अटेम्प्ट है जो चाइना कर रहा है। और अगर पिछली बार भी देखें तो 2017 में, 2021 में और अब 2023 में उनका ये तीसरा अटेम्प्ट इस बात को दर्शाता है कि हाल फिलहाल में भारत चीन की जो सीमा को लेकर विवाद है वो सुलटने वाला नहीं है, क्योंकि एक लंबी हमारी बातचीत चल रही है, कोशिशें जारी हैं दोनों तरफ से। लेकिन जब इस तरीके से बात की जाए कि जो ऑलरेडी भारत के मैप में मानचित्र में जो हिस्सा है, अगर उसमें से आप जगहें खोजकर अपना उसमें नाम रखने लगेंगे, तो ये तो विवाद सुलझाने जैसी कोई तकनीक नहीं दिखाई दे रही है इसमें, बल्कि विवाद गहराने के ही आसार दिखाई दे रहे हैं। तो और ध्यान से देखा जाए तो नेगोशिएशंस का कोई रिजल्ट एक्चुअली इसलिए भी नहीं निकल रहा है कि एक तरीके का स्टेलमेट यहाँ पे हमें दिख रहा है। और स्टेलमेट तो तब रहे जब स्टेटस को मेंटेन रहे। दूसरे देश की जगहों का नाम आप करने लगे अपनी भाषा में और उनको अपनी देश का हिस्सा दिखाने लगे, तो वो तो फिर स्टेटस को की तरफ भी इशारा नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि एक अग्रेसिव रणनीति चीन अपनाएगा भारत चीन संबंध के बारे में अगर देखा जाए तो। आज के दिन आपने देखा कि भारत के दुश्मन कितने हैं और कौन है और उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है। कोई भीतर आग लगा रहा है, कोई उस आग को बढ़ावा दे रहा है और कोई बाहर से बैठकर हमारी ज़मीन पर नज़र गड़ाए है। ये सारी बातें आपकी सनद में हैं, आप इनके बारे में सोचेंगे। इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपये महीने में पाइए यूट्यूब पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।